हेलो एवरीवन। मेरा नाम सूरज आनंद है और हमारे चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो जैसा कि आप सभी को मेरे बारे में पता ही है कि किस हिसाब से, किस वे से, किस तरीके से सारी चीज़ों को मैं आगे लेकर के जा रहा हूँ। इवन आज की अगर मैं बातें करूँ तो आज मैं बातें करूँगा क्लास 7th की एनसीईआरटी चैप्टर 5। तो ज़रा गौर से देखिएगा चीज़ें किस हिसाब से आगे चलने वाली हैं। और इससे पहले ही अगर मैं आप सभी को बताऊं तो मेरे पिछले सेगमेंट में मैंने एंशिएंट पे जितनी भी सारी चीज़ें हैं वो ख़त्म करवाने की पूरी कोशिश करी थी। उनसे जितने पॉसिबल क्वेश्चंस निकल पाए थे उन सारी चीज़ों का मैंने वर्णन करा था। और ये सारी चीज़ें यही दिखाती हैं कि सिर्फ़ और सिर्फ क्वेश्चन ही करने से आप कितना कुछ हासिल कर सकते हैं और कितनी ज़्यादा नॉलेज आप यहाँ से ले सकते हैं। तो इसी सेगमेंट की ओर आगे बढ़ते हुए हम कुछ इस प्रकार चलेंगे। ज़रा ध्यान दीजिए। बुक्स को लेकर के अब मुझे नहीं लगता किसी के मन में कोई सा भी डाउट होगा कि कौन से किताब फॉलो करनी चाहिए, किस हिसाब की जो तैयारी है उसके लिए कौन सी जो किताब है उन्हें फॉलो करनी चाहिए। तो ज़रा ध्यान दीजिएगा, किताबों की अगर मैं बातें करूं तो सिर्फ़ और सिर्फ एनसीईआरटी ही करना है अभी के लिए, क्योंकि ये जो सेगमेंट है क्लास 7th का सेगमेंट है और इसी में जितने भी पॉसिबल क्वेश्चंस निकल करके आ रहे हैं मेरे सामने, मैं उन सारी चीज़ों को आप सभी से शेयर कर रहा हूँ। तो ज़रा ध्यान से देखिएगा चीज़ों को कि ये सारी चीज़ें किस हिसाब से चलने वाली हैं। इसके बाद आप लोगों के मन से इसके बाद आप लोगों के मन में एक डाउट और उभर करके आता है, और ये डाउट ये है कि सर अगर ये बताइए, पढ़ तो हम आपसे रहे हैं, यानी नॉलेज हम आपसे ले रहे हैं, तो हम टेस्ट सीरीज़ के लिए क्या फ़ॉलो करें? टेस्ट सीरीज़ के लिए कौन सा प्लेटफॉर्म की ओर हम जाएं? तो टेस्ट सीरीज़ का एकमात्र आप सभी को मैं प्लेटफॉर्म बताता हूं, ओटीपी का प्लेटफॉर्म, यानी ओजांग टेस्ट प्रैक्टिस का प्लेटफॉर्म। इसके अलावा मुझे नहीं लगता कि कहीं और भटकने की आप सभी को ज़रूरत है, क्योंकि आप ये मान करके चलिए हमारा वन सोर्स का जो प्लेटफॉर्म है उस पे हम आगे बढ़ते जा रहे हैं, और ये कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा लाभदायक आप सभी के तैयारी में दिख रही है। क्योंकि मल्टीपल सोर्सेज अगर आप सभी के तैयारी के दौरान होती है तो ज़रा गौर से देखिएगा और गौर से सुनिएगा दोस्तों, अगर लोग आप लोगों को भटकाने की कोशिश करेंगे तो चीज़ें ख़राब ही होंगी। और मैं नहीं चाहता कि अगर इस प्लेटफॉर्म पर भी आकर आप अगर भटक रहे हैं तो वो आप लोगों के लिए ही बहुत बड़ा एक लॉस उभर करके आता है। उसी के बाद मैं बातें करता हूँ इंडेक्स की। तो इंडेक्स में मैंने आप सभी को ये बताया कि किस तरह से हम चीज़ों को तोड़ेंगे, किस तरह से हम चीज़ों को जोड़ेंगे और फिर उसे पढ़ेंगे। तो ज़रा गौर से देखिएगा दोस्तों, मैंने आप सभी को मेडिवल मध्यकालीन की बातें स्टार्ट करवाई थी और इसी के साथ आप सभी को एक टाइमलाइन टाइप बना करके दिया था कि इस टाइमलाइन में ये सारी चीज़ें हुई थी। पहले हमारे जितने भी लेटर राजपूत किंग्स उभर करके आए थे उनकी बातें हुई थी। उसके बाद अगर देखा जाए तो हमारे पास दिल्ली सल्तनत आई थी, फिर मुग़ल सल्तनत आई थी यानी मुग़ल काल आई थी, और उसके बाद चीज़ें देखेंगे किस हिसाब से जो मेडिवल का टाइम फ्रेम है वो लास्ट तक जा कर के ख़त्म हो जाता है। तो ज़रा गौर से देखिएगा दोस्तों, अभी मैंने आप सभी के सामने चैप्टर 1 की बातें करी, उसके बाद चैप्टर 2 की बातें करी, चैप्टर 3 की बातें करी और चैप्टर 4 की बातें करी। तो आज हम करेंगे चैप्टर 5 की बातें, और चैप्टर 5 में होगा रूलर्स एंड बिल्डिंग्स, जिसका मतलब है शासक और भवन। तो ये जो चैप्टर है आपको कुछ इस हिसाब का नहीं लगता कि ये आर्ट एंड कल्चर का टॉपिक उभर करके आता है? तो देखा जाता है कि हाँ, हम इसे कह सकते हैं कि ये आर्ट एंड कल्चर से ही रिलेशन रखता है। इसमें जितनी भी चीज़ें आएंगी सारी की सारी आर्ट एंड कल्चर को ही एक तरह से सिग्निफाई करेंगी। तो हम ये देख पाएंगे कि चीज़ें किस हिसाब से आगे चलती हैं और किस हिसाब से जो चीज़ें हैं आप समझने की पूरी कोशिश करिएगा। तो यहाँ पे तो सिर्फ क्वेश्चंस की बातें हो रही हैं, और इसी क्वेश्चंस में मैं आप सभी को एक और चीज़ बता दूँ, सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चंस ही करने से कितना ज़्यादा हमें फ़ायदा हो रहा है इसका जो एग्ज़ाम्पल है आप सभी पिछले वीडियोज़ को देख करके पता लगा सकते हैं। इनके जो एग्ज़ाम्पल्स हैं, आप पिछले जितने एक सेगमेंट चले थे हमारे एंशिएंट के यानी 6th क्लास की जितने भी एनसीईआरटी थी, यानी कि उसमें जितने भी चैप्टर्स थे उनमें मैंने ख़त्म करवाने की कोशिश करी थी, और उसी के साथ अभी हमने स्टार्ट करा है मेडिवल का यानी मध्यकालीन भारत का। तो ज़रा ध्यान से देखिएगा किस हिसाब से चीज़ें आगे बढ़ी हैं। पहला क्वेश्चन आप सभी के मन में आता है, और पहला क्वेश्चन आप सभी के सामने कुछ इस प्रकार का है। मेरे जितने भी क्वेश्चन हैं या फिर जितने भी मेरे वीडियोस हैं सभी को मैं बायलिंगुअल ही रखता हूँ। बायलिंगुअल रखने का मेरा सबसे बड़ा मोटिव यही है, सबसे बड़ा मकसद मेरा यही होता है कि लोग भाषा को लेकर के कोई भेदभाव ना करें, माध्यम को लेकर के कोई भेदभाव ना करें, क्योंकि यही सारी चीज़ें हैं, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सिर्फ़ और सिर्फ आप अपनी मेहनत पर ही विश्वास रखिए।
तो क्वेश्चन अगर इसमें से उभर करके आते हैं तो वो लॉन्ग क्वेश्चन टाइप ही आते हैं। तो ज़रा अब हम इसके आंसर देखने की कोशिश करते हैं। तो तकनीकी और शैलीगत विकास के बारे में ध्यान देने योग्य बातें क्या थीं? 12वीं शताब्दी के दो तकनीकी और शैलीगत विकास देने योग्य हैं। पहला, दरवाजे और खिड़कियों के ऊपर अधिरचना का भार कभी कभी मेहरबों द्वारा धोया जाता था। इसी वास्तुशिल्प रूप को हम हाँ इसी वास्तु शिल्प रूप को हम अक्यूट कहते थे। तो ज़रा ध्यान दीजिएगा, अगला पॉइंट इस हिसाब का आएगा, निर्माण में चूना पत्थर सीमेंट का तेज़ी से उपयोग किया जा रहा था। ये बहुत ही उच्च गुणवत्ता वाले सीमेंट थे जो पत्थर के चिप्स के साथ मिश्रित होकर वो कंक्रीट में कठोर हो जाता था। इससे बड़ी संरचना का निर्माण आसान और तेज हो गया था। ज़रा ध्यान दीजिएगा, मैंने आप सभी को यही चीज़ें बताई थी प्राचीन भारत में या फिर एंशिएंट इंडिया में कि लोगों ने घरों का निर्माण तो करा था, लेकिन वहाँ पे उन लोगों ने सीमेंट का यूज़ नहीं करा था। और सीमेंट का यूज़ कैसे होता है? सीमेंट का यूज़ होता है जब हम लाइमस्टोन को चीज़ों में मिक्स करके एक हार्ड मेटल टाइप बना करके चीज़ों को आगे लेकर के जाते हैं, और वही जो हमारा है वो सीमेंट का फॉर्मेशन दिखाता है। अगले क्वेश्चन की ओर ध्यान दें, मंदिरों को क्यों निशाना बनाया गया था? वाई वर द टेम्पल्स टारगेटेड? बिकॉज द किंग बिल्ड्स टेम्पल्स टू द डेमोन्स्ट्रेट देयर डिवोशन टू द गॉड एंड देयर पावर एंड द वेल्थ। जिसका मतलब है क्योंकि राजाओं ने भगवान के प्रति अपनी भक्ति और अपनी शक्ति को धन और प्रदर्शन करने के लिए मंदिरों का निर्माण किया गया था। 9वीं शताब्दी की शुरुआत में जब पांडियन राजा श्रीभल्लव ने श्रीलंका पर आक्रमण किया और राजा सेना को हराया, बौद्ध भिक्षु और इतिहासकार धम्मचिट्टी ने कहा था, उन्होंने सभी कीमती सामान हटा दिए थे। बुद्ध की मूर्ति पूरी तरह से बनाई गई थी। ज्वेल प्लेस यानी सोने में विभिन्न मठों में सेना की छवियां, इन सभी को उन्होंने जब्त कर लिया था। तो ये क्वेश्चन का आंसर अगर देखा जाए तो कुछ इस हिसाब से चीज़ें चलती हैं कि लाइक जो क्वेश्चन पूछ रहा है कि जो भी बाहर से लोग आया करते थे वो मंदिरों को ही क्यों टारगेट किया करते थे। ज़रा ध्यान दीजिएगा, मंदिर ही हमेशा क्यों टारगेट में रहता था? तो उसका एकमात्र सॉल्यूशन यही निकल करके आता है, और वो ये आता है कि जो राजाओं ने जिस भी रीज़न को फॉलो किया होगा, जिस भी जाति को उन्होंने अपनाया होगा, उनके भिक्षु को दान दक्षिणा देने के लिए, उनके भिक्षु को चीज़ें आगे बढ़ाने के लिए उन्होंने मंदिरों का निर्माण करवाया था। और इवन मंदिरों में आज भी जाएंगे तो दान पेटी वगैरह हुआ करती है, जहाँ पे लोग अपनी जो भी एक चैरिटी की फॉर्म में चीज़ों को आगे बढ़ाते हैं। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। वाई आर द बिल्डिंग टेम्पल्स मॉस्क्स एंड द टैंक्स कंस्ट्रक्टेड? यानी कि मंदिर, मस्जिद और तालाब क्यों बनाए जाते थे? तो ज़रा ध्यान दीजिएगा, मंदिर और मस्जिद का निर्माण खूबसूरती से किया गया था क्योंकि वो पूजा स्थल थे। इवन आज भी अगर आप मंदिर या मस्जिद में जाते हैं तो रोड बेशक आपको गंदी दिख जाए, लेकिन अगर मंदिर गंदी दिखे ऐसा सवाल आप लोगों के मन में कभी आया भी नहीं होगा, और ना ही इवन आप लोगों को कभी दिखता भी होगा। इसी के साथ हम ये देख पाते हैं, ज़रा ध्यान दीजिएगा, वो संरक्षण की शक्ति, धन और भक्ति का प्रदर्शन करने के लिए भी उदाहरण थे। उदाहरण के लिए राजेश्वर मंदिर, एक शिलालेख में उल्लेख ये है, इस राजदेव ने अपनी देवताओं की पूजा के लिए बनवाया था। ये किसी इंस्क्रिप्शन की बातें की जा रही हैं, और मेनली इनका कहने का मतलब ये है कि वाई आर बिल्डिंग्स, टेम्पल्स एंड द मॉस्क कंस्ट्रक्टेड? मंदिर, मस्जिद और तालाब क्यों बनाए जाते थे? तो ज़रा गौर से देखिएगा दोस्तों, आज भी अगर हम देखते हैं तो मंदिर और मस्जिद का निर्माण क्यों होता है? एक धार्मिक संरचना के लिए, एक कल्चर डेवलपमेंट के लिए चीज़ों की हम शुरुआत करवाते हैं, और यही सारी चीज़ें हैं कुछ इस तरह ही चलती हैं कि आप मान सकते हैं कि हमारा जो सोसाइटी है उसमें डेवलपमेंट पे सबसे बड़ा रोल अगर देखा जाए तो कल्चर का भी होता है, और उसी के साथ ही साथ इन सारी चीज़ों पे भी आप आइडिया एक लगा सकते हैं, क्योंकि अगर मंदिर नहीं होगा तो लोग पूजा नहीं करेंगे, और लोग पूजा नहीं करेंगे तो हमारा जो कल्चर है, हमारा जो रिलीजन है, उसका फैलावा नहीं होगा।
अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। वाई आर गार्डन्स, टॉम्स एंड द फोर्ट कंस्ट्रक्टेड? बगीचे, मकबरे और किले क्यों बनाए जाते थे? क्या आप सभी को अब आंसर पढ़ने की ज़रूरत लग रही है क्या? क्योंकि मुझे तो नहीं लग रहा कि आंसर पढ़े बिना ही आप सभी को सारी चीज़ें आती होंगी। अगर गार्डन बना रहे हैं, अगर गार्डन बना रहे हैं तो हो सकता हो वहाँ पर कोई जो पौधे हैं उनका ग्रोथ दिखाने के लिए, या फिर किसी भी कला क्षेत्र को प्रदर्शन करने के लिए बगीचे का निर्माण किया गया हो। उसी के साथ ही अगर टॉम्स की बात करें, मकबरे की बात करें और किले की बात करें, तो मकबरा वो प्लेस हुआ करता है जहाँ पे जो इस्लाम धर्म के जो लोग हैं उनकी मृत्यु होने के बाद वो उसका मकबरे के फॉर्मेशन में बना देते हैं कि चीज़ें इस हिसाब से चलती हैं कि आप आइडिया लगा सकते हैं। जैसे जो कब्र जिसे कहते हैं उसको ही अगर देखा जाए तो हम मकबरा भी कह सकते हैं। किले का निर्माण क्यों बनाया गया था? तो किले को क्यों बनाया जाता था? राजा को एक सिक्योरिटी प्रोवाइड करने के लिए, दूसरे जो लोग उभर करके आते थे, दूसरे एक दुश्मन के फॉर्म में जो लोग आते थे, उनसे बचने के लिए भी चीज़ों को हम यूज़ कर सकते हैं। तो इसमें ये कि देखा गया था कि लाइक किले का जो यूज़ है वो कुछ इसी प्रकार हुआ था। मकबरे का यूज़ मैंने बताया, बगीचे का यूज़ आप सभी को बताया ही। तो आप अब ज़रा आंसर की ओर आते हैं। तो मुग़ल के अधीन वास्तुकला अधिक जटिल हो गई, जिसका मतलब ये है कि मुग़ल टाइम फ्रेम में हमारे पास आर्ट एंड कल्चर का जो बढ़ावा है, आर्ट एंड कल्चर का जो फैलावा है वो बहुत ज़्यादा हो गया था। बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर और विशेष रूप से शाहजहां व्यक्तित्व रूप से साहित्य, कला और वास्तुकला में रुचि रखते थे। जो मुग़ल के जो रूलर्स उभर करके आए थे, इन लोगों का एक ही मोटिव यही था, एक ही इन लोगों का सिद्धांत यही था कि हमें इन सारी चीज़ों में, कला के क्षेत्र में काफ़ी एक योगदान देना है। जिस हिसाब से हम देख पाते हैं कि हमारे पास अकबर के किले, अकबर के मकबरे, जहांगीर के किले, शाहजहां के किले, ताजमहल, इन सारी चीज़ों पर हम एक तरह से बातें कर सकते हैं कि चीज़ें किस हिसाब से आगे बढ़ी थी। तो यही सारी चीज़ें ये दिखाती हैं कि जो मुग़ल शासक हमारे सामने उभर करके आए थे तो उनको इन सारी चीज़ों की रुचि बहुत ज़्यादा हुआ करती थी। और अगर आप सभी से एक बात मैं और शेयर करना चाहता हूँ, क्या ऐसा नहीं लगता आप लोगों को कि जैसे कोई भी राजा, कोई भी शासक अगर इन सारी चीज़ों का निर्माण करवा रहा है तो वो इतिहास के पन्नों में चीज़ों की नई शुरुआत करेगा लिखने में। और ये बिल्कुल सही बात है। अगर मान करके चलिए मेरे ही नाम का एक किला होगा, मैंने आज उसका निर्माण करवाया और उसके बाद चीज़ों को आगे बढ़ाने की कोशिश करी। इन फ्यूचर में जितनी भी जनरेशन्स उभर करके आएंगी वो मेरे ही किले को देख करके वो ये लगा सकते हैं कि यहाँ पे जो शासन चलता होगा वो मेरा होगा। तो इन लोगों ने भी यही किया था। इन लोगों ने कला के क्षेत्र में जितनी भी सारी चीज़ें पॉसिबल हो पाई थी उनका निर्माण करवाया था और यही सारी चीज़ें दर्शाई थी कि जो इतिहास के पन्नों में हमारा नाम दर्ज हो जाए। और ये करने में इन लोगों ने बहुत एक तरह से सारी चीज़ों को शुरुआत करवा दिया था। और हम ये देख सकते हैं कि एक इतिहास के पन्नों में इन लोगों ने अपना नाम दर्ज करवा दिया था। इसी के साथ अगले जो पार्ट है उसकी ओर बढ़ते हैं। अपनी आत्मकथा में बाबर ने औपचारिक उद्यानों की योजना बनाने और बिछाने में अपनी रुचि का वर्णन किया था। तो अब ये मान करके चलिए अकबर, जो यहाँ शाहजहां हुआ करता था, बाबर हुआ करता था, उन्होंने अपने पर्सनल एक डायरी मेंटेन करी थी और उन्होंने इन चीज़ों का निर्माण करवाया था कि जैसे मेरी जो भी चीज़ें होंगी उसको मैं कुछ इस तरह से बिछाऊंगा जो कि मेरी रुचि आगे जो जनरेशन है वो सारी चीज़ों को समझ जाएगी। उसी के बाद देखा क्या जाता था कि बाबर डिस्क्राइब्ड इन हिज interest in planning and laying out formal gardens placed within rectangular walled enclosed and are divided into 4 quarters by the artificial channels। यानी कि जो आयताकार दीवारों वाली बड़ों के भीतर रखा गया था और कृत्रिम चैनलों द्वारा 4 क्वार्टरों में विभाजित किया गया था। तो आई होप अब जो इसका आंसर है आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। और अब ज़रा ध्यान से देखिए, अब आपसे कोई भी पूछता है कि किलों का जो निर्माण है वो क्यों कराया गया था। सपोज़ करिए यहाँ पर मेरा किला हुआ करता है, मैं यहाँ रहता हूँ और ये आसपास काफ़ी एक सेफ गार्ड के तौर पे हमारे सामने दिखता है। अब बाहर से अगर कोई दुश्मन मेरे पे आक्रमण करने आता है तो इसी किले को तोड़ने में वो अपनी सारी ज़िंदगी लगा देगा और ये किला नहीं टूटेगा। इवन इसका एग्जाम्पल आज भी आप देख सकते हैं कि किस हिसाब से चीज़ें हमारे पास स्टोर हैं, किस हिसाब से हम ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इतनी पुरानी इमारत, इतनी पुरानी बिल्डिंग अगर इतनी
क्लाइमेटिकल सिचुएशन को अगर वो सह सकता है तो वो कुछ भी कर सकता है। तो इस जो मेन जो इम्पोर्टेंट रोल हुआ करता था किलों का निर्माण करवाने में, वो यही हुआ करता था। इसी के बाद अगर मैं बात करूं व्हाट इज शिखर, यानी शिखर क्या है, तो शिखर मुख्य मंदिर के ऊपर एक अधिरचना है जिसमें मंदिरों में मुख्य देवता को रखा जाता था। मंदिर निर्माण में शिखर का निर्माण सबसे कठिन और लंबे समय तक चलने वाला कार्य था। यानी शिखर इज द सुपर स्ट्रक्चर अबव द मेन श्राइन in which main deity is placed in the temples. The construction of the shikhar was the most tedious and long lasting task in the temple construction. तो ज़रा ध्यान दीजिएगा, मंदिरों का जो शिखर हुआ करता है कुछ इस प्रकार का हुआ करता है और यहाँ पे झंडे हुआ करते हैं जहाँ पे मेन मूर्ति को रखा गया था, तो उन्हें शिखर कहते हैं। अब इसी में मैं अगर जो इस्लाम लोगों की मंदिर या फिर मस्जिद की बातें करूं तो उनका जो शिखर हुआ करता था वो कुछ इस प्रकार का हुआ करता था। ये सारी चीज़ें यही दिखाती हैं कि जो मंदिर का निर्माण है, जो मस्जिद का निर्माण है और उनका जो शिखर हुआ करता था, इसका जो इम्पोर्टेंट रोल आप सभी के सामने उभर करके आया वो यही हुआ करता था। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़े तो वो कुछ इस प्रकार का है, पिएट्राडूरा क्या है, यानी पिएट्राडूरा, व्हाट इज पिएट्राडूरा। तो पिएट्राडूरा वाज an architectural technique most used in the buildings of the Shah Jahan. In this technique, colored hard stones were placed in the depression carved into marbles or the sandstones, creating beautiful ornate pattern. तो ज़रा ध्यान दीजिएगा, पिएट्राडूरा एक वास्तुशिल्प तकनीक था जिसका उपयोग ज़्यादातर शाहजहां की इमारतों में किया जाता था। इस तकनीक में रंगीन कठोर पत्थरों को सुंदर पैटर्न में रख करके चीज़ों को इस हिसाब से बढ़ाया जाता था कि लाइक देख सकते हैं, अगर आप लोगों को इतना समझ तो ज़रूर आ रहा होगा कि अगर एनसीईआरटी की ही अगर मैं बातें करूं तो ये कुछ इस हिसाब के सवाल हैं कि अगर किसी तैयारी करने वाले स्टूडेंट से अगर पूछा जाए कि व्हाट इज़ पिएट्राडूरा, तो वो एक पल को तो हैरान भी हो जाएगा और यही कहेगा कि मुझे इसका आइडिया नहीं है। लेकिन आप लोग इधर से पढ़ करके गए हो और सारी चीज़ों को आप लोगों का नॉलेज है, तो वो ये दर्शाती हैं कि सिर्फ और सिर्फ एनसीईआरटी ही करने से सारी चीज़ें काफ़ी ज़्यादा क्लियर हो जाती हैं। और इवन जो एनसीईआरटी को मैंने हमेशा बताया था कि ये बेस के फॉर्म में आप सभी के सामने आता है और यही जो बेस है आप लोगों को इन फ्यूचर में जो चीज़ें आएंगी आप लोगों को एक अच्छे पैटर्न में ले जाएगा, जो कि आप अपना जो लेवल है वो थोड़ा और भी बढ़ा सकते हैं। इसी के साथ आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। तो हाउ कुड द बिल्डिंग्स बी द कंस्ट्रक्टेड फास्ट टुडे, यानी कि आज भवन का निर्माण तेजी से कैसे हो सकता है। इसके पीछे काफ़ी सारे रीज़न है, क्योंकि मैंने हमेशा आपको सिग्निफिकेंस की बातें कही हैं और इवन अभी आंसर भी नहीं पढ़ा है, लेकिन मुझे पता होगा कि कुछ ना कुछ साइंस से रिलेटेड ज़रूर होगा। तो इससे हम एक आइडिया लगा सकते हैं कि किसी भी क्वेश्चन में हम सिर्फ और सिर्फ अगर सिग्निफिकेंस का ही यूज़ करें तो सारी चीज़ों का एक क्लियर करने का हम एक पैटर्न लेकर के इन सारी चीज़ों को आगे बढ़ा सकते हैं। तो ज़रा ध्यान दीजिएगा चीज़ें किस हिसाब से आगे बढ़ेंगी। तो इसमें जो आंसर दे रखा है, द फॉलोइंग मोस्ट टू important reasons, by the use of cranes and the heavy duty machines the buildings can be constructed faster today। यानी कि कहने का मतलब दो महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट कारण हुआ करते थे, क्रेन और भारी शुल्क मशीनों के उपयोग से भवन का निर्माण आज तेजी से किया जाता है। लेकिन आप लोगों को लगता है क्या आज की जो बिल्डिंग है, पहले के जो किले वगैरह अगर बनाने का जो निर्माण हुआ था, तो क्या आज वो मजबूत हैं क्या? क्योंकि मुझे तो ऐसा नहीं लगता, क्योंकि जो अगर किले वगैरह की अगर कंस्ट्रक्शन की बातें देखी जाए तो वो लोग पत्थरों का यूज़ करते थे, उसके ऊपर सीमेंट लगा करके उसको शेप देते थे। लेकिन आज ईंटें आ गई हैं, तो ईंटों के हिसाब से कहीं ना कहीं जो चीज़ें हैं वो कमज़ोर हो गई हैं। इवन हम ये देखते हैं कि आज भी अगर इंडिया में किसी भी पार्ट में अगर भूकंप आता है तो जो घर हैं चाहे कितने भी मजबूती से बनाए जाते हैं वो टूट के बिखर जाते हैं। लेकिन अगर बात करूं किले वगैरह की, तो वो कितने ही साल पुराने बनाए गए थे, कितने ही साल पहले उनका निर्माण हुआ था। तो वो यही दर्शाता है कि जो चीज़ें पहले हुआ करती थी वो काफ़ी मजबूत और काफ़ी उपयोग
या फिर आप महत्वपूर्ण के तौर पे उसे समझ पाते थे। तो इन सारी चीज़ों पे ध्यान रखते हुए अब हम अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। What role did the Yamuna play in the layout of the new Mughal city at the शाहजहानाबाद? यानी शाहजहानाबाद में नए मुगल शहर के लेआउट में यमुना का क्या भूमिका था, यानी यमुना ने क्या अपनी भूमिका निभाई थी? तो द यमुना प्लेड अ सिग्निफिकेंट रोल इन द लेआउट ऑफ द न्यू मुगल सिटी एट द शाहजहानाबाद। द imperial place commanded the river front in the new city from the Shahjahanabad in Delhi. Only special favored nobles such as Dara Shukho, son of Shah Jahan, were given access to the river. All had to construct their homes in the city away from the river Yamuna. The city of the Shahjahanabad was established on the both side of the Yamuna, where in Agra. The constructions were done on both of the sides of the Yamuna river. इसका मतलब ये यमुना ने शाहजहानाबाद में नए मुगल शहर के लेआउट में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। शाही स्थान ने दिल्ली के शाहजहानाबाद से एक नए शहर में नदी के किनारे की कमान संभाली। केवल विशेष रूप से पसंदीदा रईसों जैसे दारा शिखो शाहजहां के पुत्र को ही नदी तक पहुंचने की अनुमति दी गई थी। सभी को यमुना नदी से दूर रहने में अपना घर बनाना ज़रूरी था। शाहजहानाबाद शहर यमुना के एक तरफ स्थापित किया गया था, जबकि आगरा में यमुना नदी के दोनों किनारों पर निर्माण किया गया था। अब ज़रा ध्यान दीजिएगा, मैंने हमेशा से आपको एक चीज़ बताई है, और वो चीज़ ये है कि जो भी रिवर के पास अगर चीज़ों का निर्माण करवाता है, या फिर रिवर के किनारे अगर किसी सिविलाइजेशन का जो निर्माण होता है, तो वो कुछ इस प्रकार दिखाता है कि जैसे रिवर से मैंने आप सभी को बताया था, अगर याद होगा, कि आर से रिवर और आर से रिसोर्सेज। तो जिसका कहने का मतलब ये है कि अगर रिवर ज़्यादा है तो हमारे पास रिसोर्सेज ज़्यादा उभर करके आएंगे। और जो मुग़ल हैं वो तो इन सारी चीज़ों के शौकीन ही हुआ करते थे। तो वो यही दर्शाते हैं और वो यही दिखाते हैं कि जो रईसों का नाम दे रखा है, जो कि दारा सुखो का नाम है, और वो शाहजहां के बेटे हुआ करते थे, तो उनको ही सिर्फ और सिर्फ जो नदी है उस तक जाने की अनुमति थी। क्योंकि रीज़न हमारे सामने ये उभर करके आता है, ज़रा ध्यान से देखिएगा चीज़ें किस हिसाब से बढ़ने वाली हैं, कि हो सकता हो कि उसको जो रिवर में घूमने का शौक़ हो सकता हो कि उसको कला के फील्ड में, आर्ट के फील्ड में कुछ अच्छा करना हो, या फिर कुछ उसमें टैलेंट ही हो कि अगर रिवर में घूमेगा या फिर रिवर उसको पसंद होगा तो उसके अलावा कोई और उस नदी में ना उतरे। तो मे बी ये सारी चीज़ें हैं, ये सब कुछ रीज़न है। अगर देखें हम कि जो लेआउट है न्यू मुगल सिटी का शाहजहानाबाद में, तो वो किस प्रकार आगे बढ़ाता है। इसी के साथ ही मैं आप सभी को बताना चाहता हूँ कि हमारे NCERT के आंदोलन बैच जो कि 23 नवंबर से स्टार्ट होने वाले हैं, उसमें एडमिशन आप लोगों ने ले ही लिया होगा, और इवन रजिस्ट्रेशन आप लोगों ने करवा ही लिया होगा। अब जो लोग बच गए हैं उनके लिए तो भाई मैं कुछ बोल नहीं सकता, क्योंकि मैंने हमेशा से यही चीज़ें डिस्कस करवाई हैं कि कभी भी अगर मौका आता है तो उसे छोड़ना नहीं है, और अगर जिस दिन आप किसी मौके से अगर पीछे हट गए तो मौका आपको छोड़ देगी। इन सारी चीज़ों पे ध्यान रख करके चीज़ों को आप आगे बढ़ाइए। इसी के साथ हमारा जो कॉन्सेप्टर EMI बैच मंथली है उसका भी एडमिशन स्टार्ट हो चुका है, और उसमें भी मैं बता दूं आप सभी के पास लिमिटेड ही सीट है, और अगर लिमिटेड सीट है तो आपको वेट नहीं करना चाहिए, तुरंत इस नंबर पे कॉल करके आप चीज़ों का ज्वाइन करिए, या फिर चीज़ों को ज्वाइन करिए, जो क्लासेस हैं वो देखिए कि किस हिसाब से सर बेस्ट हैं और चीज़ों को बेस्ट वे में लेकर के जाते हैं। उसी के बाद आज का जो शुभ विचार है कुछ इस प्रकार का है, डोंट लिमिट योर चैलेंजेस, चैलेंज योर लिमिट्स। जिसका मतलब ये है अपनी चुनौतियों को सीमित ना करें, अपनी सीमाओं को चुनौती दें। इसका मतलब ये है कभी भी जो अपना चैलेंज है उसको एक लिमिटेशन, एक बाउंडेज में ले करके, या फिर उसको एक सेंट्रलाइज्ड वे में चीज़ों को मत रखिए। अगर चैलेंज आपको करना ही है तो आप अपने ही लिमिट को ही करिए। ज़रा ध्यान दीजिएगा, चीज़ें उल्टी पुल्टी होंगी लेकिन आप सभी को समझ आ रहा होगा। डू नॉट
लिमिट योर चैलेंजेस, अपने चैलेंज को एक आइसोलेट करके मत रखिए। चैलेंज योर लिमिट्स, सिर्फ और सिर्फ अपने लिमिट को चैलेंज करिए कि अगर हमने आज इतना अचीव करा है तो कल हमें और अचीव करना है, परसों हमें और अचीव करना है। तो यही सारी चीज़ें दिखाएंगी कि आपका जो तरीका है, आपका जो पढ़ने का स्टाइल है, वो सारी चीज़ें आप अगर उसमें रोज़ 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 मेहनत करते जाएंगे तो वो एक दिन ऐसा आप सभी के सामने निकल करके आएगा। ज़रा ध्यान दीजिएगा कि जो आपका मेहनत होगा, जो आपका तरीका होगा, वो बाकियों से काफ़ी हटकर और बाकी अलग होगा, और यही सारी चीज़ें हैं कल होके आपको सक्सेस की ओर लेकर के जाएगा। तो आई होप इसके साथ ही जो क्वेश्चंस हैं वो ख़त्म हो चुके हैं, और इसके बाद भी अगर किसी के मन में अगर कोई भी डाउट आता है तो कमेंट बॉक्स जो है वो हमेशा ही खाली है आप सभी के लिए। कमेंट बॉक्स में अपने वैल्यूएबल कमेंट डालिए, या फिर आपको कोई भी डाउट होगा उसको उठा करके डालिए। उससे फ़ायदा क्या होता है कि अगली क्लासेस में मुझे एक डिस्कस करने का मौका मिल जाता है कि चीज़ें किस हिसाब से हमें आगे बढ़ाना है। और यही सारी चीज़ें, एक छोटी से छोटी दिक्कतें अगर हमारे सामने उभर करके आती हैं तो हम इसका आइडिया लगा सकते हैं कि वही जो छोटी गलतियां हैं हमें एक तरीके से फेलियर को लीड करती हैं। तो इन सारी चीज़ों को आप ज़्यादा ना सोचें, चीज़ों को आराम से करते जाइए। कोई भी डाउट होगा उसको तुरंत से तुरंत कमेंट बॉक्स में डालिए ताकि मैं अगली क्लास में इसको डिस्कस कर पाऊँ। और मिलते हैं फिर अगली क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू और जय हिंद।